Hi guys, welcome in this new video. So today we will continue the practice questions of the permeability. That is the most important topic of the soil mechanics. तो पहला क्वेश्चन हमारे पास स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है एंड दीज आर वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है, जिससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देख रहे हैं कि स्टेटमेंट वन क्या कह रही है कि एंगुलर सॉइल पार्टिकल्स due to their higher specific surface area result in lower soil permeability compared to rounded particles। तो जो एंगुलर सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है परमेबिलिटी जो है वो शेप ऑफ द पार्टिकल्स पे भी डिपेंड करती है, ठीक है, शेप ऑफ द पार्टिकल्स पे वो डिपेंड करेगी। तो इसलिए एंगुलर सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं उनका स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होता है, हायर होता है, ठीक है। एंड वी नो दैट द परमेबिलिटी वेरीज इनवर्सली एज स्क्वायर ऑफ द स्पेसिफिक सरफेस एरिया। सो ऑब्वियसली जब स्पेसिफिक सरफेस एरिया हायर होगा सॉइल्स का, तो उनकी परमेबिलिटी जो है वो लोअर होगी, ठीक है ना, एज कम्पेयर टू राउंडेड पार्टिकल्स, क्योंकि राउंडेड पार्टिकल्स का स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम होता है, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी परमेबिलिटी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये एक लॉजिक है, बट दिस इज एज पर द जो कि जनरल हमारे पास रिलेशन होती है, ठीक है। अब स्टेटमेंट टू में क्या बोल रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट जो है हमारी करेक्ट है इस हिसाब से। तो स्टेटमेंट टू को अगर हम देखेंगे तो दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ एंगुलर पार्टिकल्स कैन क्रिएट लार्जर इंटरकनेक्टेड पोर स्पेसेस लीडिंग टू इंक्रीज्ड वाटर फ्लो, ठीक है। अब यहाँ पे आप दूसरी स्टेटमेंट को देखो। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि जो अरेंजमेंट है एंगुलर पार्टिकल्स का, मीन्स जो एंगुलर शेप्ड पार्टिकल्स होते हैं सॉइल में, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि उनमें क्या होता है, जो इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वॉइड जो है वो क्रिएट होती है, ठीक है ना, मीन्स एक पाथ बनती है उसमें, ठीक है। एंगुलर पार्टिकल्स में एक पाथ बनती है जिससे वाटर को ईजी होता है कि वो सॉइल के थ्रू पर्कुलेट करे, ठीक है ना। सो दिस कैन क्रिएट लार्जर इंटरकनेक्टेडनेस पोर स्पेसिस एंड लीडिंग टू इंक्रीज वाटर फ्लो, ठीक है, जिससे वाटर फ्लो इंक्रीज होगा सॉइल में। तो एंगुलर सॉइल पार्टिकल्स एक तरफ जो है उनका सरफेस स्पेसिफिक सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से उनकी परमेबिलिटी जो है वो लो होगी, ठीक है ना, एज पर द जनरल रिलेशनशिप। बट अगर हम इस एंगल से देखेंगे कि उनके पोर स्पेसिस जो है वो उनका एरिया बहुत ज़्यादा निकल के आता है और इंटरकनेक्टेडनेस भी होती है आपस में, जिससे वाटर फ्लो जो है वो इंक्रीज होगा। तो अब पहली स्टेटमेंट भी अपनी जगह ट्रू थी, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द बेसिक रिलेशनशिप, वो भी ट्रू है। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगुलर पार्टिकल्स का ही जो है वो राउंडेड पार्टिकल्स से ज़्यादा इंटरकनेक्टेडनेस जो है उसमें प्रेजेंट होती है, तो उसकी वजह से उसी की परमेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। एंड ये हमें प्रैक्टिकल में भी देखने को मिलता है, जो जो भी एंगुलर साइज्ड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि क्रशड स्टोन वगैरह है, ठीक है। तो इस तरह की जो सॉइल्स हैं उनमें आपको पता है परमेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो स्मॉलर या राउंडेड शेप्ड पार्टिकल्स है, जैसे कि हाँ, ठीक है ना, जैसे कि सैंड वगैरह है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो अपनी जगह ट्रू है, ठीक है, और स्टेटमेंट टू जो है वो ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है, दैट इज़ मोर प्रैक्टिकल। बट स्टेटमेंट वन कैन बी आल्सो ट्रू, ठीक है, बेस्ड ऑन दी इंटर रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स में एक कॉन्फ्लिक्ट है, बट दोनों स्टेटमेंट्स अपनी अपनी जगह जो है वो ट्रू है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू होंगी, और क्यों होंगी, ठीक है, इसका भी रीज़न है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारे पास कोजनी कारमान इक्वेशन होती है, ठीक है, उसमें ये सारे रिलेशनशिप्स दी गई है कि परमेबिलिटी जो है वो वैरी करती है यूनिट वेट के साथ, ठीक है, उसका रिलेशनशिप है। विस्कसिटी के साथ वो वैरी करेगी, वो वाइड रेशो के साथ वैरी करेगी, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के साथ वो वैरी करेगी, एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पोर फ्लूइड्स के साथ वो वैरी करेगी। बट वहाँ पे वो इक्वेशन जो है वो तभी जो है वो जस्टिफाई होती है जब हम बाकी चीज़ों को सिमिलर मान के चलते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ बेसिकली डीलिंग विद दैट कंडीशन
कि जब हम बाकी चीज़ों को सेम मान के चलते हैं, मीन्स उसमें अगर आपका पार्टिकल साइज़ है, ठीक है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया है, जब वो चीज़ें सेम होंगी, ठीक है, तभी हम कंपेयर करेंगे। मीन्स वहाँ पे हम सिमिलर टाइप ऑफ सॉइल्स को आपस में कंपेयर करके ये बता सकते हैं कि किस सॉइल की जो है फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे परमेबिलिटी ज़्यादा हो गई और किसकी कम हो गई। तो उस फार्मूला के हिसाब से हम टोटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स जिनका ना ग्रेन साइज मैच करता हो, ठीक है, ना उनकी और प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैच करती हो, तो उनको हम कंपेयर नहीं कर सकते उस फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। तो वो फार्मूला बेसिकली जो है दैट इज़ मोस्टली अप्लाइड फॉर द सिमिलर टाइप्स ऑफ सॉइल्स, ठीक है ना, जिनकी बाकी प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी उसमें प्रॉपर्टीज़ है वो सारी सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है, तभी जो है वो उसका लॉजिक बनता है। सो नाउ दीज स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू, ठीक है, बोथ स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली ट्रू। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है, बट इसमें थोड़ा सा वर्डिंग का फ़र्क है, जिससे और ज़्यादा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि एंगुलर सॉइल पार्टिकल्स ऑलवेज ड्यू टू देयर हायर स्पेसिफिक सरफेस एरिया रिजल्ट इन लोअर सॉइल परमेबिलिटी कंपेयर टू राउंडेड। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो एंगुलर सॉइल पार्टिकल्स हैं, जनरल में अगर हम देखेंगे तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया उनका हायर होगा, ठीक है, वो ऑलवेज हायर ही होगा। एंड परमेबिलिटी जो है उनकी जनरल हायर होती है, बट ऑलवेज हायर नहीं होगी, या ऑलवेज क्या प्रैक्टिकल जो है वो हायर नहीं, सॉरी, लोअर परमेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे ये। तो लोअर जो है वो उनकी परमेबिलिटी नहीं होगी अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो एंगुलर सॉइल पार्टिकल्स है वो ड्यू टू दियर हायर स्पेसिफिक सरफेस एरिया रिजल्ट इन लोअर सॉइल परमेबिलिटी कंपेयर टू राउंडेड पार्टिकल्स ऑलवेज की ये बात कर रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बल्कि अगर हम असल में देखेंगे तो प्रैक्टिकल में उनकी परमेबिलिटी जो है वो हमेशा हायर ही निकल के आती है, बट ऐसा नहीं है कि कभी कंपैक्शन की वजह से उनकी परमेबिलिटी भी रिड्यूस की जा सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑलवेज जो है ये इस स्टेटमेंट को बिल्कुल रॉन्ग कर देगा। नाउ स्टेटमेंट सेकंड क्या बोल रहा है, द अरेंजमेंट ऑफ एंगुलर पार्टिकल्स कैन क्रिएट लार्जर इंटरकनेक्टेडनेस पोर स्पेसेस। फिर से वही बात है कि जो एंगुलर पार्टिकल्स है वो क्या क्रिएट करते हैं, लार्जर इंटरकनेक्टेडनेस पोर स्पेसेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक पाथ बनाते हैं अपने सॉइल मीडियम के थ्रू लीडिंग टू द हाई परमेबिलिटी। दिस इज ट्रू, ठीक है, ये जनरली ट्रू स्टेटमेंट है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है इन स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में, कि यहाँ जहाँ पे ये ऑलवेज कह रहा है, ठीक है, तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि ऑलवेज जो है वो चीज़ें ट्रू नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है, तो हमें पता होता है। सो नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है ये कि क्वेश्चन इज व्हाई इज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वाइडस ऑफन इम्प्लिसिटी अंडरस्टूड रादर देन एक्सप्लिसिटी स्टेटेड इन बेसिक सॉइल परमेबिलिटी डिस्कशंस, ठीक है ना। जैसे कि हमने कोजनिक कारमान इक्वेशन में भी देखा और बाकी रिलेशंस से भी हम देखते हैं कि वहाँ पे हम परमेबिलिटी को ज़्यादातर रिलेट किस चीज़ से करते हैं, तो वाइड रेशो के साथ ज़्यादा रिलेट करते हैं, ठीक है ना। हम कहते हैं कि परमेबिलिटी जो है वो वेरी करती है वाइड रेशो के साथ, परमेबिलिटी वेरी करती है ग्रेन साइज़ के साथ, बट एक्चुअल में अगर हम देखेंगे तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है दैट अफेक्ट्स द परमेबिलिटी एंड दैट इज मोस्ट प्रैक्टिकल, तो वो है इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वाइडस, ठीक है ना, कि सॉइल्स में वाइडस का कनेक्ट होना, ठीक है, क्योंकि अगर देखिए दोनों चीज़ें ज़रूरी होती है सॉइल में। एक तो यह है कि पहले तो पोर स्पेसेस जो है उनका एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, वो बड़े होने चाहिए। जितने पोर स्पेसेस बड़े होंगे उतनी परमेबिलिटी हाई होने के चांसेस भी बढ़ेंगे, बट सिर्फ पोर स्पेसेस हाई होने से परमेबिलिटी जो है वो हायर नहीं होगी जब तक वो पोर स्पेसेस आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होंगे, ठीक है। तो जब तक पोर स्पेसेस आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, जब तक पानी को रास्ता नहीं मिलेगा, ठीक है, फ्लो होने का, ठीक है, तो तब तक परमेबिलिटी जो है वो नहीं हो सकती। तो इसी तरीके से अगर दूसरी तरफ किसी सॉइल में कनेक्टेडनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है बट पोर स्पेसेस बहुत माइन्यूट है, ठीक है, तो वहाँ पे भी फ्लो जो है वो उतनी आसानी से नहीं करेगा, ठीक है ना। सॉइल में वाटर जो है वो उतनी आसानी से फ्लो नहीं कर सकता, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो ज़रूरी है। बट यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही लॉजिकल
एक बात कर रहा है कि अगर इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वाइड्स, अगर प्रैक्टिकली जो है यही चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, यही जो है वो परमेबिलिटी को सबसे ज़्यादा डिसाइड करेगी, तो फिर हम इसको इम्प्लिसिटी क्यों अंडरस्टूड करते हैं रादर देन एक्सप्लिसिटी, ठीक है ना। तो हम इसको फिर जनरली लेके क्यों नहीं चलते, हम बाकी चीज़ों को ही ज़्यादा प्रेफरेंस क्यों देते हैं, वाइड रेशो के बेस पर हम जो है वो परमेबिलिटी को डिफाइन कर मीन्स रिलेट करते हैं, ठीक है, ग्रेन साइज के साथ हम उसको वेरी जो है उस रिलेशन की हम बात करते हैं। बट इंटरकनेक्टेडनेस फिर इस चीज़ को हम उतना इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते हैं। तो ऑप्शन ए में कह रहा है कि इट इज़ नॉट अ रेलिवेंट फैक्टर, तो जो कि गलत है, क्योंकि ये तो रेलिवेंट है। इट इज़ डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई एंड मेजर, तो दिस इज़ द ट्रू, दिस इज़ द एक्चुअल रीज़न, ठीक है ना। यही एक्चुअल रीज़न है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू क्वान्टिफाई एंड मेजर, ठीक है। तो जो वाइड इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ वाइड्स है उसको कैसे मेजर करेंगे, ठीक है ना, उसके लिए कोई पैरामीटर नहीं है। जैसे कि वाइड स्पेसेस होती है, वाइड स्पेसेस को मेजर करने के लिए हमारे पास पैरामीटर है, दैट इज़ द वाइड रेशो, ठीक है। हम वाइड रेशो को कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रैक्टिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं वाइड रेशो, ठीक है ना। हमारे पास फॉर्मूलाज हैं, तो हम बता सकते हैं कि किस सॉइल का वाइड रेशो जो है वो कितना है, और उसके हिसाब से हम परमेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। बट अगर हम इंटरकनेक्टेडनेस की बात करेंगे, तो इंटरकनेक्टेडनेस को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, इसके लिए कोई पैरामीटर जो है वो नहीं है। तो इसीलिए इसको क्वांटिफाई करना, इसको मेजर करना हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगी, प्रोसेस हो जाएगी। तो इसीलिए जो है हम इसको उतना जो है वो कंसिडर नहीं करते। इट इज़ डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द वाइड रेशो, ये बिल्कुल यहाँ पे गलत स्टेटमेंट है। इट इज़ ओनली इंपॉर्टेंट फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल्स, तो ऐसा भी नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है दैट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट, ठीक है। नाउ मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन, which of the following factors has the most significant impact on the permeability of a soil considering both wide ratio and pore geometry। तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जो परमेबिलिटी पे होगा, किस चीज़ का होगा, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाइड्स, नहीं, टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाइड्स यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। द साइज एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वाइड्स, द डिग्री ऑफ सैचुरेशन, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। डिग्री ऑफ सैचुरेशन भी इफेक्ट करती है, बट सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट करेगा दैट इज द साइज एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वाइड्स, जैसे कि हमने अभी देखा। इन अ सॉइल सैंपल ए हाई वाइड रेशियो डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट a large volume of pore spaces, high permeability, potential for significant settlement, a high water holding capacity in fine grained soils। सो हमें पता है कि एक सॉइल सैंपल का जो हाई वाइड रेशो है उसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी परमेबिलिटी जो है वो हायर होगी, ठीक है, मीन्स ऑलवेज ऐसा नहीं होता है। सो दैट इज इट। अगेन वी हैव अ गुड कंसेप्चुअल क्वेश्चन। Question is asking the Kozny-Kármán equation suggests that permeability is proportional to the square or cube divided by the 1 plus c means of the wide ratio, ठीक है। जैसा कि हमें पता होता है अकॉर्डिंग टू Kozny-Kármán इक्वेशन परमेबिलिटी जो है दैट इज proportional to the cube of wide ratio divided by 1 plus c। Which of the following statement is correct interpretation of this relationship? Doubling the wide ratio always doubles the permeability? No, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा अगर हम वाइड रेशो को डबल करेंगे उसका मतलब परमेबिलिटी भी डबल हो जाएगी, ठीक है। तो ऑलवेज ऐसा नहीं हो सकता। स्मॉल चेंजेस इन वाइड रेशो हैव ए नेग्लिजिबल इम्पैक्ट ऑन ऑन परमेबिलिटी, दिस इज आल्सो नॉट ट्रू। परमेबिलिटी इज हाईली सेंसिटिव टू चेंजेस इन वाइड रेशो, सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है। परमेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वाइड रेशो, नहीं, ठीक है, तो ये भी हम नहीं कह सकते। तो इसका जो बेस्ट इंटरप्रिटेशन है कोज़नी-कॉर्मान इक्वेशन के हिसाब से वो यही है कि परमेबिलिटी जो है वो हाईली सेंसिटिव है किसके हिसाब से, चेंजेस इन द वाइड रेशो, ठीक है। सो दैट इज इट। नाउ द क्वेश्चन इज स्टेटमेंट टाइप। स्टेटमेंट फर्स्ट, द हाइड्रोलिक हेड ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन यूनिट्स ऑफ एनर्जी पर किलोग्राम। द हाइड्रोलिक पोटेंशियल ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन मीटर्स। दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे क्या है, इनकरेक्ट है, ठीक है। बोथ स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट बिकॉज जो हाइड्रोलिक हेड होता है दैट इज बेसिकली द पिजोमेट्रिक हेड or that is the total head which is occurring in the soil, neglecting the velocity head। तो उसको हम बेसिकली यहाँ पे मीटर्स में कंसिडर करते हैं, ठीक है। हाइड्रोलिक हेड जो है सॉइल में होता है वही हम मीटर्स में लेते हैं, और जो हाइड्रोलिक पोटेंशियल होता है, ठीक है, हाइड्रोलिक पोटेंशियल ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन मीटर्स। तो यहाँ पे
बेसिकली क्या होता है कि जो हाइड्रोलिक पोटेंशियल होता है उसको हम एनर्जी पर किलोग्राम में जो है वो मेजर करते हैं, ठीक है, और हाइड्रोलिक हेड को हम मीटर्स में मेजर करते हैं. So this is another simple question. The following data were obtained when a sample of medium sand was tested in a constant head permeameter, and the cross sectional area of the sample is 100 centimeters square. Hydraulic gradient is 10. Uh, Means we have A is equal to 100, I is equal to 10, and discharge collected is 10 cubic centimeter per second. We have Q. We have to calculate the coefficient of permeability. तो जैसे कि हमें पता है डार्सी लॉ, according to Darcy law, V is equal to Ki, which means K is equal to V upon I, and also V जो है डिस्चार्ज हमारा कितना होता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्चार्ज अपॉन एरिया, तो ये हम लिख सकते हैं. तो इसके बदले मैं लिखूंगा K इज इक्वल टू वेलोसिटी के बदले डिस्चार्ज अपॉन एरिया एंड डिवाइडेड बाय hydraulic gradient. Okay, divided by hydraulic gradient. So here we have Q as Q हमारे पास कितना है, दैट इज 10 डिवाइडेड बाय एरिया जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर. अभी मैं यूनिट्स चेंज नहीं कर रहा हूँ, यूनिट सेम ही रख रहा हूँ मैं, एंड डिवाइडेड बाय hydraulic gradient that is 10, and this will be equal to 10 upon 10 multiplied by 1 by 10. So this will be equal to 0.01 centimeter per second, but we have to calculate the answer in meter per second. So when we convert the 0.01 centimeter per second in the meter per second, so यहाँ पे हमें डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा फिर से, तो जो कि हमारा क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power -4 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर. So now we have the another question. A sample of clay and a sample of sand have the same specific gravity and void ratio. ठीक है, दोनों के सेम जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सेम है, वॉइड रेशियो भी सेम है. देयर परमेबिलिटीज वुड डिफर बिकॉज, तो फिर भी हमें पता है कि परमेबिलिटी डिफर करेगी. ओब्वियसली जो है सैंड की जो परमेबिलिटी है क्ले से ज़्यादा होगी. ठीक है, अगर जो उसका वाइड रेशियो भी सेम होगा, दोनों का सेम होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी सेम होगी, तो फिर भी उनका जो है परमेबिलिटी वो डिफर क्यों करेगी. देयर प्रॉपर्टीज वुड बी डिफरेंट, देयर डिग्री ऑफ सैचुरेशन वुड बी डिफरेंट, देयर डेंसिटीज वुड बी डिफरेंट, देयर द साइज रेंजेस ऑफ देयर वाइड वुड बी डिफरेंट. तो दिस इज द बेस्ट चॉइस. ठीक है, जो साइज रेंजेस उनके वाइड्स के होंगे वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि सैंड में ऑब्वियसली जो साइज वॉइड्स का होगा वो बड़ा होगा. ठीक है, देन द क्ले सॉइल, इसीलिए जो परमेबिलिटी है वो सैंड की ज़्यादा होगी. ठीक है, now another question. A particular soil sample is subjected to test for the determination of permeability coefficient in two separate constant head permeameters whose specifications are as under. ठीक है, तो एक कांस्टेंट परमेमीटर में हम क्या ले रहे हैं, डायमीटर ऑफ द सैंपल और लेंथ ऑफ द सैंपल जो है परमेमीटर ए है हमारे पास, दूसरा परमेमीटर बी है. सो परमेमीटर ए में जो डायमीटर है वो 2 है और लेंथ जो है सैंपल की वो 2L है, एंड परमेमीटर बी में diameter is 2D and length is L. So now if the test on the both the perimeters are conducted with equal head of water applied on the samples, ठीक है, means hydraulic gradient जो है वो same है, then the ratio of amount of water discharged through the perimeter A and B during a period of 1 hour will be. ठीक है, तो हमें ratio of the discharges of the perimeters A and B निकालना है. ठीक है, QA upon QB हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 आवर. ठीक है, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 आवर, तो हमें QA वर्सेस QB जो है वो कैलकुलेट करना होगा.
सो जनरल में जो हमारे पास रिलेशन है दैट इज Q इज इक्वल टू KIA, ठीक है ना, Q इज इक्वल टू KIA। अब यहाँ पे हाइड्रोलिक ग्रेडियंट सेम है तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि दोनों में वो इक्वल है, वो कैंसल आउट हो जाएगा। एंड वी हैव टू टेक द रेशो ऑफ QA अपॉन QB that will be equal to KIA, sorry, K KA in of the A and KA of the B, ठीक है ना, KA अपॉन KAB। सो जो KA इंटू A आएगा तो यहाँ पे हमें लेंथ भी जो है वो कंसिडर करनी होगी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है जनरली K इज इक्वल टू KIA, K इंटू आई के बदले में क्या लिख सकता हूँ, H अपॉन L, ठीक है ना, दैट इज द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाई A, ठीक है। तो ये अगर A का है, ठीक है, तो इसी तरह से B का हम लिखेंगे। बट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि जो हेड है वो कांस्टेंट है, ठीक है, मीन्स हेड जो है वो कांस्टेंट रहने वाला है। तो इसको हम सेम दोनों में जो है वो सेम रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल जो QA अपॉन QB हमारे पास निकल के आएगा, ये रेशियो जो है वो क्या निकल के आएगा। और परमेबिलिटी को भी फिलहाल हम यहाँ पे सेम रखते हैं, ठीक है, परमेबिलिटी को हम यहाँ पे कैलकुलेशन में वो कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो वी हैव टू कंसिडर A अपॉन L, ठीक है, दिस इज A अपॉन L ऑफ द A, स्पेसिमेन A और परमीमीटर A डिवाइडेड बाई, मैं अब स्मॉल एरिया लिख रहा हूँ एंड स्मॉल L लिख रहा हूँ दूसरे परमीमीटर के लिए, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो आएगा फाइनली एंड इट विल बी इक्वल टू A अपॉन L मल्टीप्लाई बाई L अपॉन A, ठीक है, जो हमारा कितना हो जाएगा। तो अगर मैं परमीमीटर A की बात करूँगा तो उसका जो डायमीटर है, एरिया क्या होगा, π/4d² एंड डायमीटर जो है वो D है, ठीक है, तो π/4 कैपिटल D² डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ द सैंपल, उसमें 2L है, ठीक है, डिवाइड बाई 2L मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ पे लेंथ ऑफ द सैंपल हमारे पास L है डिवाइडेड बाई डायमीटर जो है वो 2D है तो 2D² लिखना पड़ेगा, ठीक है। π/4 को मैं यहाँ पे नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि दोनों परमीमीटर्स के लिए वो कंसिडर होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। सो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे D² हमारा कैंसिल हो जाएगा एंड 2² इज 4, L एंड L विल गेट कैंसल एंड 2² इज 4 ऑलरेडी एंड वी हैव 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज द 8, सो वी हैव 1/8, ठीक है। तो हमें फाइनली क्या मिला है, 1/8। ये रेशियो जो है QA अपॉन QB हमें 1/8 मिला है एंड 1/8 इज इक्वल टू 0.128, है ना। So, sorry, 0.125 will be the answer and option D will be the correct answer. बहुत easy question है and it's a very good question. It's a very expected question, ठीक है। So now we will move to the next question. So we have again a very good question and this again very most expected question, ठीक है। A discharge Q is occurring through a soil sample of length L under a head H. Okay, when the head is doubled and length reduced to half, the discharge will become 4Q, 2Q, 1.5Q, 0.5Q times Q. तो यहाँ पे रिलेशन जो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, हमारे पास गिवन क्या चीज़ है, डिस्चार्ज, जो कि एक सॉइल सैंपल के थ्रू अकर हो रहा है और लेंथ जो है उसकी L है और हेड जो है वो H है, ठीक है। When the head is doubled and length is reduced to half, the discharge will become. So simply we know that the discharge is proportional to
KIA, ठीक है ना, KIA, जिसमें के को हम फिलहाल कैलकुलेशन में नेग्लेक्ट करेंगे, हमें जो मतलब है अभी और एरिया को भी हम नेग्लेक्ट करेंगे, हमें मतलब है आई के साथ, ठीक है ना। वी नो दैट द डिस्चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, एंड विच इम्प्लाइज दैट वी इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है दैट इज H/L, ठीक है ना, वो हमारा H/L होता है। तो अब हम इसी रिलेशन को यहाँ पे यूज़ करेंगे। जब हम हेड को डबल कर रहे हैं और लेंथ को हाफ कर रहे हैं, तो उस टाइम पे जो डिस्चार्ज होगा, मीन्स अगर हम यहाँ पे रेशियो लिखेंगे Q2/Q1, Q2 में हम क्या चीज़ कर रहे हैं, Q2 में Q2/Q1, तो हम हेड को हम डबल कर रहे हैं, मीन्स H के बदले हम 2H लिखेंगे, डिवाइडेड बाय लेंथ को हम हाफ कर रहे हैं, L के बदले L/2, एंड डिवाइडेड बाय द ऑरिजिनल H/L, ठीक है ना, जो कि ऑरिजिनल हेड था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, 2H/L/2 जो है वो हमारा क्या होगा, 4H/L के बराबर होगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय H/L मीन्स मल्टीप्लाइड बाय L/H हम लिख सकते हैं। L and L will get cancel, H and H will get cancel, we will get the answer as 4. So ratio of Q2/Q1 जो है, मीन्स जो Q2 है वो हमारा क्या होगा, 4 टाइम्स Q1, ठीक है ना। सो दैट विल बी इक्वल टू द 4 टाइम्स द ओरिजिनल डिस्चार्ज। सो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, जिसमें कॉन्सेप्ट जो है वो डायरेक्टली अप्लाई करना है एंड यू विल गेट द आंसर। तो दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड दीज आर लाइकली टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम, ठीक है, क्योंकि इनमें थोड़ी सी जो है वो ये थोड़े से क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, क्योंकि JKS भी ऐसे क्वेश्चंस को टारगेट जो है वो करता है, ठीक है। एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Paradoxically, the soils with largest void ratio have less permeability. The soils having larger void ratio generally have larger permeability. तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी क्या होंगी, these will be having these will be true, ठीक है ना, क्योंकि जो सॉइल्स विद लार्जेस्ट वाइड रेशो होती हैं, जैसे कि क्लेज है, तो उनकी परमेबिलिटी बट जो है वो लार्ज नहीं होती, ठीक है, वो परमेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा लेस होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि पैराडॉक्सिकली द सॉइल्स विद लार्जेस्ट वाइड रेशो हैव द लेस परमेबिलिटी। ये एक पैराडॉक्स है, ठीक है, एक एक्सेप्शनल, ये एक एक्सेप्शनल केस की तरह होता है, ठीक है ना। बट दूसरी तरफ हम कह सकते हैं कि जो सॉइल्स जिनका लार्जर वाइड रेशो होगा उनका जनरली वाइड रेशो जो है वो लार्ज होगा, ठीक है, सॉरी उनकी परमेबिलिटी जो है वो लार्ज होगी एज पर द जनरल रिलेशनशिप। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है अपनी जगह ट्रू है, ठीक है। एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज अगेन अ वेरी ब्यूटिफुल एंड गुड conceptual question. Consider diffuse double layer, particle shape, soil fabric, effective stress. The factors affecting permeability include. सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। डिफ्यूज डबल लेयर की अगर मैं बात करूंगा तो दैट इज क्रिएटेड बाय द एड्जॉर्ब्ड वाटर, ठीक है, जो कि सॉइल पोर्स में वाटर एड्जॉर्ब होता है, ठीक है, जो पोर्स के साथ वाटर एडियर हो जाता है, उससे क्या होता है उससे वहाँ पे डिफ्यूज डबल लेयर जो है वो फिनोमेना क्रिएट होता है, ठीक है। डिफ्यूज डबल लेयर फिनोमेना मीन्स चार्जेस जो है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं एंड रिपल करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो मूवमेंट ऑफ वाटर है वो रिटार्ड होती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये चीज़ जो है वो परमेबिलिटी को इफेक्ट करती है। तो डिफ्यूज डबल लेयर विल इफेक्ट द परमेबिलिटी। पार्टिकल शेप, हमें पता है कि पार्टिकल शेप जो है, एंगुलर पार्टिकल शेप और राउंडेड पार्टिकल शेप बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है परमेबिलिटी उसके स्पेसिफिक सरफेस के हिसाब से, ठीक है ना। तो दिस इज आल्सो अ फैक्टर। सॉइल फैब्रिक क्या होता है, दैट इज द सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर किस तरीके का है, एक जैसे कि हम पढ़ते हैं कि एक होता है फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर, वन इज डिस्पर्सिड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर एंड डिस्पर्सिड स्ट्रक्चर की परमेबिलिटी जो है वो अलग अलग होती है। तो इसलिए सॉइल के स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर किस टाइप का है, तो उस पर भी परमेबिलिटी वो डिपेंड करेगी, ठीक है। तो सॉइल फैब्रिक भी हो गया, ठीक है। जिस तरह से जो फ्लोकुलेटेड होते हैं, जिसमें एज टू फेस ओरिएंटेशन होती है पार्टिकल्स की फ्लोकुलेटेड स्ट्रक्चर में, तो उसके जनरली जो है वो उसकी परमेबिलिटी लार्जर होती है ड्यू टू द लार्जर इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वॉइड्स
एंड डिस्पर्स्ड की स्ट्रक्चर की जो परमेबिलिटी है वो लेस होती है, ठीक है। तो इस तरह से इफेक्टिव स्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेस भी जो है वो परमेबिलिटी को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, क्योंकि आपको पता है जब इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ता है तो उससे क्या होता है, पार्टिकल्स जो है वो क्लोज कंटैक्ट में आ जाते हैं, जिससे वाइड स्पेसेस जो है वो कम हो जाते हैं एंड परमेबिलिटी विल डिक्रीज। तो इफेक्टिव स्ट्रेस इज आल्सो अ फैक्टर। सो ये सारे फैक्टर्स जो है वो परमेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। A soil mass has coefficient of horizontal and vertical permeability as 9 into 10 to the power minus 7 centimeter per second and 4 into 10 to the power minus 7 centimeter per second, respectively. The transformed coefficient of permeability of an equivalent isotropic soil mass is, ठीक है। तो जब हम दो डायरेक्शंस में परमेबिलिटी को कंसिडर करते हैं, ठीक है, जब एक सॉइल स्ट्रक्चर में डिफरेंट परमेबिलिटीज होती है, ठीक है, मीन्स के वाई परमेबिलिटी जो है वो अलग होती है और उसकी एक्स डायरेक्शन में परमेबिलिटी अलग होती है, ठीक है ना, दैट इज के वाई एंड के एक्स। तो हम फिर कैसे इन दोनों परमेबिलिटीज को हम एक ही वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट परमेबिलिटी, ठीक है, जो कि ट्रांसफॉर्मड कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी होता है हमारा। दैट इज द इक्विवेलेंट परमेबिलिटी फॉर द आइसोट्रोपिक सॉइल मास एंड इक्विवेलेंट परमेबिलिटी इज इक्वल टू रूट के वाई मल्टीप्लाइड बाई के एक्स, ठीक है। और अगर के जेड भी होगा तो वो भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल के एक्स एंड के वाई दिया हुआ है, के रूट के वाई मल्टीप्लाइड बाई के एक्स। तो के वाई एंड के एक्स हमारे पास क्या है, 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 7 एंड 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, मीन्स हम लिख सकते हैं 9 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर माइनस 7, जो कि हम कॉमन लेंगे। सो 9 4 जा हमारा क्या हो जाएगा 30, सॉरी 9 4 जा हमारा हो जाएगा 20, सॉरी 36, है ना। एंड सो 36 एंड मल्टीप्लाइड बाई, जो कि 10 टू द पावर माइनस 7 जो है हमारा कॉमन है, ठीक है, एंड 36 का रूट होगा एंड वी नो दैट द रूट ऑफ 36 इज 6, सो इट विल बी 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। सो ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन ए कॉन्स्टेंट हेड परमीमीटर with cross-sectional area of 10 centimeter square, when the flow was taking place under a hydraulic gradient of 0.6, the amount of water collected in 60 seconds is 720 cc. The permeability of the soil is, तो डायरेक्टली यहाँ पे परमेबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है, तो हमें रिलेशन जो है वो पता है, Q इज इक्वल टू दैट इज द डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम KIA, ठीक है। तो यहाँ पे हमें K कैलकुलेट करना होगा। पहले हम डिस्चार्ज लिखेंगे। डिस्चार्ज जो है हमारे पास पर 60 सेकेंड्स के हिसाब से दिया हुआ है, दैट इज 720 डिवाइड बाई 60 सेकेंड्स, ठीक है। सेवन 20 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड्स, ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू K मल्टीप्लाइड बाई आई। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की अगर हम बात करेंगे तो इन अ कांस्टेंट हेड परमीमीटर विद क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर when the flow was taking place under a hydraulic gradient of 0.6. Hydraulic gradient is generally given as 0.6 and area, cross sectional area is given as 10 centimeter square. तो यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करेंगे हमारे पास जो निकल के आएगा दैट विल बी 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है। डायरेक्टली जो है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड आंसर आ जाएगा हमारे पास कैलकुलेशन के बाद। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The coefficient of permeability increases when viscosity of fluid increases, viscosity of fluid decreases, temperature condition decreases, none of these. तो coefficient of permeability increase कब होगी, जब viscosity of the fluid जो है वो decrease होगी, ठीक है। obvious सी बात है, जब viscosity of the fluid decrease होगी तो coefficient of permeability भी उसके साथ increase करेगा, क्योंकि हमें पता है coefficient of permeability is inversely proportional to the viscosity of the fluid. So if viscosity of the fluid decreases, coefficient of permeability will increase. Otherwise हम ये भी कह सकते थे कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, ठीक है, दूसरी तरफ अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा उससे क्या होगा,
विस्कसिटी जो है वो डिक्रीज होगी एंड ऑब्वियसली परमेबिलिटी विल इंक्रीज। इन अ डार्सियन फ्लो वेलोसिटी इज, सो डार्सियन फ्लो में मीन्स जो हमारे पास डार्सी लॉ की रिलेशन होती है v इज इक्वल टू के आई। सो यहाँ पे जो फ्लो वेलोसिटी होती है, ठीक है, ये वाली वेलोसिटी जो होती है यहाँ पे, ये कौन सी वेलोसिटी होती है? एक्चुअल वेलोसिटी, सीपेज वेलोसिटी, डिस्चार्ज वेलोसिटी, बाउंड्री वेलोसिटी, ठीक है। तो ये एक्चुअल वेलोसिटी नहीं होती है, दिस इज डिस्चार्ज वेलोसिटी, ठीक है, या हम इसको सुपरफिशियल वेलोसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज द डिस्चार्ज वेलोसिटी। सीपेज वेलोसिटी या एक्चुअल वेलोसिटी जो है यहाँ पे कंसिडर नहीं की जाती है, हमें पता है, ठीक है। तो डार्सी लॉ में हम जनरली डिस्चार्ज वेलोसिटी को कंसिडर करते हैं बिकॉज वी डिफाइन द परमेबिलिटी एज, जैसे कि मैंने पहले भी डेफिनेशन आपको दिखाई थी कि परमेबिलिटी जो है दैट इज द मूवमेंट ऑफ द वाटर थ्रू द टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सॉइल, ठीक है। So it is another very important question from the GATE 2015. Which of the following statements is true for the relation between discharge velocity and seepage velocity? ठीक है, seepage velocity is always smaller than discharge velocity. Seepage velocity can never be smaller than discharge velocity. Seepage velocity is equal to the discharge velocity. No relation between seepage velocity and discharge velocity can be established. बट हमें पता होता है कि जो सीपेज वेलोसिटी है वो ऑलवेज क्या होगी? दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर दैन द डिस्चार्ज वेलोसिटी, ठीक है। क्यों ग्रेटर होगी? क्योंकि सीपेज वेलोसिटी जो होती है दैट इज इक्वल टू द डिस्चार्ज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय पोरोसिटी, ठीक है। मीन्स वहां पे हम सीपेज वेलोसिटी में हम एक्चुअल एरिया ऑफ द या एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द वाइडस जो है वो कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। और जब भी हम डिस्चार्ज वेलोसिटी की बात करेंगे तो उसमें हम टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो जब डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होगा तो ऑब्वियसली डिस्चार्ज वेलोसिटी भी जो है वो स्मॉलर होगी, ठीक है। तो सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज ग्रेटर दैन द डिस्चार्ज वेलोसिटी। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हमारा मैच होता है? सीपेज वेलोसिटी इज ऑलवेज स्मॉलर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी, दिस इज नॉट ट्रू। सीपेज वेलोसिटी कैन नेवर बी स्मॉलर देन डिस्चार्ज वेलोसिटी, तो यही ट्रू स्टेटमेंट होगा हमारा, ठीक है। सीपेज वेलोसिटी जो है वो डिस्चार्ज वेलोसिटी से स्मॉलर नहीं हो सकती। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Constant head permeameter is best suited for determination of coefficient of permeability of highly impermeable soils. Constant head permeameter is best suited for the highly permeable soils. Coefficient of permeability of a soil mass decreases with increase in the viscosity of the pore fluid. Coefficient of permeability of soil mass decreases with increase in the viscosity of the pore fluid. This is true. Coefficient of permeability of soil mass increases with increase in temperature of the pore fluid. Yes, this is also true, ठीक है ना, क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा पोर फ्लूइड का तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगी और कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। एंड कांस्टेंट हेड परमेमीटर इज बेस्ट सूटेड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ हाईली परमेबल इम्परमेबल सॉइल्स। सो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पे इम्परमेबल कह रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि कांस्टेंट हेड परमेमीटर टेस्ट जो है दैट इज बेस्ट सूटेड फॉर द सैंडी सॉइल्स जो कि परमेबल होती है, ठीक है, नॉट इम्परमेबल। एंड जो फॉलिंग हेड होगा दैट विल बी सूटेबल फॉर द क्ले टाइप्स ऑफ सॉइल्स। सो इसमें ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड जो है वो मेरा ट्रू है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Consider the following statement as coarse sand is more than 1,000,000 times permeable than a high plastic clay. तो ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, कि जनरली में कोर्स सैंड जो है वो बहुत ज़्यादा परमेबल होती है देन हाई प्लास्टिक क्ले, तो दिस इज ट्रू। द परमेबिलिटी डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल एंड नॉट ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द सॉइल, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज ऑफ द पोर फ्लूइड पे डिपेंड करती है। इफ ए सैंपल ऑफ सैंड एंड अ सैंपल ऑफ क्ले हैव द सेम वाइड रेशियो बोथ सैंपल्स विल एग्जिबिट द सेम परमेबिलिटी, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि अगर वाइड रेशियो उनका सेम होगा तो परमेबिलिटी भी सेम नहीं हो सकती है, परमेबिलिटी वेरी करेगी क्योंकि बिकॉज ऑफ द पोर साइजेस, ठीक है।
Permeability of a soil decreases as the effective stress acting on the soil increases. This is also true, क्योंकि जब इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीज होगा तो वाइड स्पेसेस उससे कम होंगे, जिससे परमेबिलिटी डिक्रीज होगी. सो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 1 and 4. सो दैट इज ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट चॉइस. सो नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि सेम इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो पिछले पेपर में 2023 में पूछा गया था. ठीक है, हालांकि वहाँ पे उसमें कुछ टाइपो था. ठीक है, कुछ मिस्टेक वहाँ पे थी. बट ये जो क्वेश्चन है ना, दिस इज़ अ वेरी क्वालिटी क्वेश्चन, जिसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स फार्मूलाज कवर होती हैं एंड लेंथी भी है ये क्वेश्चन. बट ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का फ़ायदा यही होता है कि इनसे कॉन्सेप्ट्स और फार्मूलाज जो है वो हमें रिवाइज होते हैं. ठीक है ना. सो इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि ऐसे क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने चाहिए. नाउ द क्वेश्चन इज a soil sample 8 centimeter high with a 50 centimeter square cross section allows 250 ml of water to pass in 5 minutes under an effective constant head of 50 centimeter. On drying, the test specimen weighs 625 gram and taking the soil solid specific gravity of 2.5, the seepage velocity of water during the test is. Seepage velocity यहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी है डायरेक्टली. तो अब हमारी अप्रोच क्या रहेगी इसमें कैलकुलेशन की. हमें पता है सीपेज वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करनी है. ठीक है, बट सीपेज वेलोसिटी हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमारे पास पोरोसिटी गिवन होगी या वाइड रेशो गिवन होगा. ठीक है ना. तो पोरोसिटी या वाइड रेशो दोनों में से एक चीज़ जो है यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे. उसके बाद जो डिस्चार्ज वेलोसिटी है उसको डिवाइड करके पोरोसिटी से डिवाइड करके हमें सीपेज वेलोसिटी मिल जाएगी. बट फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द वाइड रेशो. एंड हम यहाँ पे वाइड रेशो जो है वो दो अप्रोच से कैलकुलेट कर सकते हैं. एक अप्रोच ये है कि जो ड्राई डेंसिटी की रिलेशन है. ठीक है, गामा डी इज इक्वल टू जी इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E. ठीक है ना. तो यहाँ से हम वाइड रेशो को जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे पास गिवन है. अगर मैं सबसे पहले बात करूँगा ड्राई डेंसिटी की, तो मेरे पास ड्राई वेट ऑफ द सॉइल जो है वो गिवन है 625 ग्राम, क्योंकि डेंसिटी जो है होती है दैट इज द वेट अपॉन वॉल्यूम. सो वी हैव द वॉल्यूम आल्सो दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाई 8, क्योंकि 50 जो है दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया, 8 इज द हाइट ऑफ द सैंपल. सो 50 मल्टीप्लाइड बाई 8 जब हम करेंगे तो दैट विल बी 400 सेंटीमीटर क्यूब. तो दिस इज द ड्राई डेंसिटी एंड वी हैव द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड दैट इज इक्वल टू 2.5. ओके, this is the specific gravity. Unit weight of water we will consider as 1 in gram per cc. Okay, and divide by 1+E. तो यहाँ से हम E जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वाइड रेशो जो है वो निकल के आएगा 0.6. ठीक है, 0.6 हमारे पास वाइड रेशो निकल के आएगी. ये तो एक अप्रोच है वाइड रेशो को कैलकुलेट करने के लिए. दूसरी अप्रोच कौन सी होती है हमारे पास वाइड रेशो को कैलकुलेट करने के लिए. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो सॉइल सॉलिड्स की गिवन है. ठीक है, बट ड्राई डेंसिटी जो हम एक्चुअल में यहाँ पे लेते हैं ड्राई डेंसिटी, दिस इज द वेट ऑफ द सॉइल सॉलिड, जो कि ड्राई वेट हमारे पास गिवन है 625 ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल. ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉइल सैंपल. बट एक्चुअल में अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड को कंसिडर करेंगे तो फिर हमने वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड भी कंसिडर करना होता है. ठीक है, बट इससे जो है वो उतना बड़ा वेरिएशन जो है वो नहीं आएगा. वाइड रेशो दोनों तरीकों से सेम ही निकल के आएगा. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे ये अप्रोच भी फॉलो कर सकते हैं. अब दूसरा अप्रोच जो है दैट इज ऑफ द फर्स्ट प्रिंसिपल्स. फर्स्ट प्रिंसिपल्स से हम सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? जैसे कि हमारे पास यहाँ पे specific gravity of the solid given है that is equal to specific gravity is equal to the unit weight of the soil upon unit weight of water. ठीक है, this is the general definition of the specific gravity. and specific unit weight of the soil solid किसके बराबर होगा? that will be the weight of the soil solid जो कि given है dry weight 625 upon by the volume of the soil solids and this will be equal to the specific gravity of the soil solid जो कि given है 2.5. और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड कैलकुलेट कर सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड विल बी इक्वल टू 625 डिवाइडेड बाय 2.5. ओके, एंड वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड एज 250 ग्राम. ठीक है, जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 250 ग्राम जो है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड हमें मिल जाएगा यहाँ से.
वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 250 ग्राम है, टोटल वॉल्यूम हमें पता है दैट इज द 400 ग्राम। सो वॉल्यूम ऑफ वॉइड हम कैलकुलेट कर सकते हैं 400 माइनस 250 ग्राम, तो हमें मिल जाएगा 150 जो है वॉल्यूम ऑफ द वॉइड हमें मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। सो नाउ वी कैन कैलकुलेट द वॉइड रेशो एज वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दिस मीन्स 150 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज 250 ग्राम। सो यहाँ से हमें अगेन जो है वाइड रेशो मिलेगा 0.6, ठीक है। सो दोनों अप्रोच से हमें वाइड रेशो जो है वो सेम मिलता है, तो बट इस अप्रोच से भी हम कैलकुलेट जो है वो कर सकते हैं। सो वाइड रेशो हमें फाइनली 0.6 मिल चुका है। नाउ वी विल कैलकुलेट द पोरासिटी, ठीक है, क्योंकि हमें डिस्चार्ज वेलोसिटी को पोरासिटी से डिवाइड करना है सीपेज वेलोसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। तो हमें पता है कि पोरासिटी इज इक्वल टू ई डिवाइड बाई 1 प्लस सी। Wide ratio is 0.6 divided by 1 plus 0.6, that will be 1.6. So porosity here will be equal to porosity जो है 0.375 कुछ अराउंड जो है वो इस तरीके से आएगी, ठीक है। दिस इज द porosity. Now we have to divide this value to the discharge velocity. अब हमारे पास गिवन क्या है, डिस्चार्ज हमारे पास गिवन है दैट इज द 250 ml ऑफ वाटर टू पास इन 5 मिनट्स, ठीक है। तो डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम हमारे पास गिवन है, तो दैट विल बी इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय, ठीक है, ml को हम यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब जो है उसके बराबर ही होगा। एंड 5 मिनट्स को हम यहाँ पे सेकंड में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 60 हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे डिस्चार्ज जो है हमारा क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 250 अपॉन 5 इंटू 60, दैट विल बी 0.833, ठीक है। 0.833 जो है ये हमारा डिस्चार्ज पर यूनिट टाइम होगा, ठीक है ना, पर यूनिट सेकंड, पर सेकंड। एंड नाउ वी विल वी हैव टू कैलकुलेट द सीपेज वेलोसिटी। अब हमें पता है कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू तो यहाँ पे जो हमारे पास डिस्चार्ज है दैट इज 0.833 एंड हमें पता है कि डिस्चार्ज इज इक्वल टू, और वेलोसिटी जो है हमारी वेलोसिटी जो होती है दैट इज द डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। सो डिस्चार्ज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जो डिस्चार्ज है 0.833 डिवाइड बाई द एरिया दैट इज 50। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 0.0166, ठीक है, इस तरह से हमारे पास डिस्चार्ज वेलोसिटी निकल के आएगी सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो इसी डिस्चार्ज वेलोसिटी को जब हम डिवाइड करेंगे पोरासिटी से, ठीक है, जो कि हमारे पास निकल के आई थी 0.375 के अराउंड, ठीक है। तो कुछ अराउंड 4.33 इंटू 10⁻⁻2 जो है इसके अराउंड हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन जो है वो बहुत लेंथी है यहाँ पे, ठीक है। कैलकुलेटर के बिना ऐसे क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व होना मुश्किल होते हैं, बट ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से क्या होता है, फंडामेंटल जो कि प्रिंसिपल्स है, फॉर्मूलाज है, ये सारी चीज़ें रिवाइज होती है, कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं, ठीक है। दैट्स वाई यू शुड प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दीज आर द क्वालिटी क्वेश्चंस। एंड ये क्वेश्चन जो है वो सिमिलर टाइप का क्वेश्चन जो है पिछले पेपर में हमारा आया था, ठीक है। एंड नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a constant head permeability test, a soil sample with a cross-sectional area of 50 centimeter square collected 25 centimeter cube of water over a period of 30 minutes. Given a void ratio of 0.7, what is the superficial velocity of water flow through the soil sample in centimeters per second? कैलकुलेट क्या चीज़ करनी है, सुपरफिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि जो सुपरफिशियल वेलोसिटी हमें पता है दैट इज बेसिकली द डिस्चार्ज वेलोसिटी, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे हमने इसने वॉइड रेशो जो है वो दे के रखा है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। दिस इज ओनली टू कंफ्यूज, क्योंकि वाइड रेशो का यहाँ पे कोई काम नहीं है। वाइड रेशो हमें अगर सीपेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी होती तो वहाँ पे काम आता, बट यहाँ पे सुपरफिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो वाइड रेशो की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड सुपरफिशियल वेलोसिटी के लिए हमारे पास डिस्चार्ज जो है वो गिवन है, तो उसको हम
पर यूनिट सेकंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। 25 डिवाइड बाई 30 मिनट्स, 30 मल्टीप्लाइड बाई 60 यहाँ पे हम करेंगे। एंड ये हमारा क्या हो जाता है, एरिया इंटू वेलोसिटी के बराबर। और ये वेलोसिटी जो यहाँ पे होती है दैट इज डिस्चार्ज वेलोसिटी, ठीक है। और एरिया हमारे पास गिवन है, तो दैट इज 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। एंड जब हम ये चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा दैट विल बी 0.000278, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल सुपरफिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि वाइड रेशो से हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि हम सुपरफिशियल वेलोसिटी को यहाँ पे सीपेज वेलोसिटी समझ के बैठे, बट इट इज़ एक्चुअली द डिस्चार्ज वेलोसिटी। एंड रेस्ट क्वेश्चन इज द वेरी सिंपल क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है वो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई ये क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट एग्जाम में वो पूछेगा, ठीक है। क्योंकि दिस अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ईजी भी है, ठीक है। एंड now the question is, a drainage pipe beneath a dam has been clogged with sand whose coefficient of permeability is 10 meter per second. It has been observed that the flow through the pipe is 0.2 meter cube per day. When the difference of water levels on the upstream and the downstream is 20 meter, if the cross section area of the pipe was 200 centimeter square, what length of the pipe was filled with sand, ठीक है। तो बेसिकली लेंथ ऑफ द सैंड सैंपल जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट करना है। एंड इट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो कैलकुलेट क्या चीज़ करनी है हमें, दैट इज़ द लेंथ ऑफ द सैंपल, ठीक है। एंड गिवन जो है दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आपके पास गिवन है। तो मीन्स हमारे पास जो रिलेशन होता है डिस्चार्ज का दैट इज इक्वल टू KIA, ठीक है। और जिसमें हमारा आई जो है दैट इज H/L एंड मल्टीप्लाइड बाई A, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ, ओके, वी हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ। सो दिस लेंथ ऑफ द सैंपल विल बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई द हेड, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई द क्रॉस सेक्शनल एरिया डिवाइड बाई द डिस्चार्ज, ठीक है, डिवाइड बाई डिस्चार्ज। तो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी हमारे पास गिवन है दैट इज द 10 मीटर पर डे, मीटर पर डे में गिवन है। एंड डिस्चार्ज भी आपके पास गिवन है मीटर क्यूब पर डे में, दैट इज 0.2 मीटर क्यूब पर डे। डिफरेंस ऑफ द वाटर लेवल मीन्स हेड जो है वो भी आपके पास गिवन है, दैट इज 20, ठीक है। हेड इज आल्सो गिवन एज 20 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द पाइप इज आल्सो गिवन एज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे डायरेक्टली पुट करेंगे और हमें जो है वो सैंड की लेंथ जो है वो मिल जाएगी यहाँ पे। मल्टीप्लाइड बाई 200। यहाँ पे इसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। 200 को मीटर स्क्वायर में हम कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइड बाई 100 इंटू 100 हम करेंगे। एंड आल्सो यहाँ पे हमारे पास जो डिवाइड में था दैट वाज द डिस्चार्ज 0.2। यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगी चीज़ें, 10 और 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो 20 मीटर, ठीक है ना, 20 मीटर यहाँ पे हमें डायरेक्टली आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो दिस इज इजी क्वेश्चन बट दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन।
तो यहाँ पे हमारा एंड हो चुका है, ठीक है, जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस हैं परमेबिलिटी से। तो हमने लगभग सारी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है गेट से भी, एससी के, ठीक है ना, और स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे डिस्कस किया आपके साथ, बहुत ज़्यादा हाईली कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो परमेबिलिटी के टॉपिक के लिए ये सारे क्वेश्चंस जो है वो मोर देन इनफ है। एंड इसके बाद जो है हम अगले टॉपिक के क्वेश्चंस जो है वो कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, एंड थैंक यू।